आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार हैं, तो वो 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन वक्फ बोर्ड में भी दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र हुआ है जिसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी सबकी मिली भगत से बंदर बाट से वो जमीन कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन को लुटवाया गया है। मैं कलियर पहुंचा, लगभग 10,000 लोग ये कह रहे हैं कि 1 लाख लोग यहाँ अपने खून से चिट्ठी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है। या तो सही होगा, नहीं तो मैं वक्फ बोर्ड से इस्तीफा देके बाहर बैठ जाऊंगा। आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की। वो बोर्ड शायद जो उत्तराखंड में सबसे धनी हो सकता है, जिसके पास संपत्ति कितनी है किसी को नहीं पता। राज्य गठन के बाद 2003 में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, लेकिन इन 20 सालों में पता ही नहीं चल पाया कि उसकी कहाँ किस जमीन पर कौन अतिक्रमणकारी आकर बैठ गया। लेकिन इस बार कुछ होता दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि आप खबरें इस तरह से आ रही हैं कि पूरे उत्तराखंड में एक तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स इस समय हमारे साथ हैं। इनके अध्यक्ष बनने के बाद फैसला ये लिया गया कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है उसकी एक बार इंक्वायरी की जाए, पता किया जाए कि उत्तराखंड में आखिर संपत्ति है कितनी। उसका काम चल रहा है। और इस बीच खबर ये भी आई कि वो पिरान कलियर जो दुनिया भर में मशहूर है, उस पिरान कलियर की जमीन पर भी कब्जा कर दिया। और कब्जा किसने कर लिया? वहीं के सज्जाद। कितना बड़ा मामला है शादाब शम्स जी, आप बताइए कि पिरान कलियर की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। देखिए, जब वक्त और हालात ख़राब होते हैं तो फिर उसके पीछे जो आवाम होती है वही दोषी होती है। जब अपने ही लोग लूट का साम्राज्य खड़ा कर लें, फिर दूसरों से शिकायत किस बात की? यहाँ तो लूटने वाले अपने हैं। वो लोग जिनके बड़े कहते थे, साबिर पाक के दरबार के जो खादिम थे, जिनके बड़े कहते थे कि हमारे बदन के कपड़े भी साबिर पाक की अमानत है, आज उनका परिवार जो 150-200 बीघा ज़मीन है वो मेला क्षेत्र की, उस पर अपना दावा ठोक रहा। और बदकिस्मती देखिए कि आने के बाद मुझे भी पता चला कि उस ज़मीन पे पूरी तरह से उन लोगों के फेवर में निर्णय आ गए हैं। वो हाई कोर्ट से जीत गए, वो सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, वो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच से जीत गए। भाई ऐसा क्या हो गया कि वक्फ बोर्ड हारता चला गया? तो पता चला कि वक्फ बोर्ड हारा नहीं, वक्त पे पहुंचा नहीं। तो वक्त पे क्यों नहीं पहुंचा? मैंने वकीलों से बात की कि जब आपके समय में आप वकील थे तो ये मामला, पेपर्स हमारे पास थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे सामने नहीं रखा गया? तो उन्होंने बताया कि पेपर पहुंचे ही नहीं हम तक। हमें कहा गया बोर्ड की तरफ से कि पेपर आ रहे, कल तारीख है, अभी बताता रहा थोड़ी देर में पेपर पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में पेपर पहुंच रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में वो वहाँ इंतजार करते रहे और पेपर लेके जो व्यक्ति जाना था वो रुड़की में बैठा रहा। देर से आने की वजह से आपका लाइन को खारिज कर दिया गया और मामला सज्जादों के पक्ष में चला गया। कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र हुआ है जिसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी सबकी मिली भगत से बंदर बाट से वो जमीन कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन को लुटवाया गया है। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा विभाग है वक्फ बोर्ड, लेकिन लुटी हुई रियासत है जिसकी तार तार कर दिए हैं, नोच नोच के खा गए हैं भ्रष्टाचारी इस वक्फ बोर्ड को। ये यतीमों का, गरीबों का, मिस्कीनों का हक था। जो बेवाएं हैं, जिनके पति मर चुके हैं, उनका हक था कि उन गरीबों के लिए इस पैसे से कुछ किया जाता। लेकिन सब लूट का साम्राज्य खड़ा है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। और वो लोग, वो अधिकारी, वो इतने उनके दांतों पे खून लग चुका है कि वो बिना पैसे, बिना लिए दिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार हैं, तो वो 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन वक्फ बोर्ड में भी दिखना चाहिए। और इसलिए हमने कोशिश की कि वक्फ बोर्ड में वो दिखाई दे। लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारी ताकतें हैं जो हमें भी रोकने की कोशिश कर रही हैं। हम 2 कदम चलते हैं, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं, अपने साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। ये पैसा चीज़ ही ऐसी है कि अपने बेगाने हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड पर आप उसी के कर्मचारी हैं, वो एक सिस्टम बना हुआ है। कौन है वो लोग, कौन कर रहे हैं भ्रष्टाचार? अभी आप पद पर आए हैं, इससे पहले सरकारें रही हैं, भाजपा भी रही है, कांग्रेस भी रही है। कौन थे वो लोग? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होगी? 22 सालों में 18 महीने वक्फ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास रहा, वो भी मातवर सिंह कंडारी जी के विशेष लगाव किसी व्यक्ति के साथ था, उनके पास आया था। नहीं तो इस पूरे आज तक उत्तराखंड जब बना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शादाब शम्स पहला व्यक्ति है जिसके पास वक्फ बोर्ड आया है। आज तक हमारे पास वक्फ बोर्ड आया ही नहीं था। और हम ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, मस्जिद, मदरसे सब ये वक्फ बोर्ड में आते हैं। तो जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस सिस्टम को सुधारना कोई मजाक खेल नहीं है।
बड़े बड़े माफिया, वक्फ माफिया बैठे हैं। अभी अकबर अहमद डंपी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता संजय गांधी जी के साथ ही रहे हैं। अब उनके ऊपर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा धाराओं में हमने मुकदमा किया है। लगभग 250 बीघा ज़मीन पे उनका रिसॉर्ट बना हुआ है, रामगढ़ के अंदर कब्जा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर हाथ डालना मजाक नहीं है, वो माफिया हैं। कब शादाब शम्स की लाश कहीं पड़ी होगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। हालात बद से बदतर की तरफ हैं, लेकिन जो हम यहाँ कोई बात करते हैं वो बातें हम विपक्ष से, अपने बोर्ड में भी कोई डिस्कशन होती है तो हम बातें बाहर सुन लेते हैं, ऑफिस में कोई बातें करते हैं तो बातें बाहर चली जाती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे यहाँ भी लूप होल्स हैं, हालात ख़राब हैं। उन हालातों को सही करना आसान नहीं होगा। बहुत विपरीत परिस्थितियों में वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड को सही ट्रैक पे लाना जनता चाहती है, जनता की उम्मीदें जगी हैं। मैं कलियर पहुंचा, लगभग 10,000 लोग ये कह रहे हैं कि 1 लाख लोग यहाँ अपने खून से चिट्ठी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि ये मेला परिसर की जगह है। सैकड़ों सालों से यहाँ मेला होता आया है। हमने बचपन से, हमारी पीढ़ियों ने देखा है कि यहाँ मेला, जो कलियर का मेला लगता है वो इस जमीन पर लगता है, ये कलियर की मेला भूमि है। उसके ऊपर कैसे कोई कब्जा कर लेगा, कैसे कोई अपना मालिकाना हक जता देगा? लेकिन सब खामोश बैठे हैं क्योंकि सबको हिस्सा पहुंच रहा है, सबको अपने अपना हिस्सा बन जाता है, सब चुप हो जाते। लेकिन लोग चुप नहीं होंगे। आवाम जान देने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए तैयार है। गलत फहमी में है वो लोग। अगर वो सोच रहे होंगे कि सेटिंग गेटिंग से या प्रेशर करके शादाब शम्स को दबा लेंगे, शादाब शम्स जब तक जिंदा है ईमानदारी से लड़ाई लड़ेगा, न कलियर की जमीन को जाने देगा। शादाब शम्स के जिंदगी के साथ ये मामला खत्म होगा, मौत के साथ खत्म होगा। इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। मैं अभी गया था, मैंने सज्जादों को वहीं पे कलियर के अंदर, मस्जिद के अंदर खड़े होके उनसे निवेदन किया है कि आप इन फर्जी मुकदमों को वापस ले लें। ईमानदारी के साथ, ये दरगाह की ज़मीन है, इस ज़मीन को छोड़ दीजिए, अपने आप ईमानदारी से आइए, दरगाह का सिस्टम संभालिए। लेकिन अगर वो इस मामले को नहीं माने तो जो हमसे बिगड़ेगा, जो मेरे साबिर का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। साबिर पाक की जमीन पे कब्जा करने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। कोई कीमत देनी पड़े हमें, हम उस कीमत को देने के लिए तैयार हैं। जनता साथ है, वहां के लोकल लोग साथ हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ हो जाए हम जान दे देंगे, हम जान ले लेंगे, लेकिन जमीन को इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं। जमीन पर कब्जा होगा? लगभग 250 बीघा जमीन है। जहां मेला कहां लगाएंगे आप? ये तो आप तो लूट का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं ना। कहां से आ गई आपके पास, कहां से किसने ले आई, कहां से आपने नंबर्स बदलवा लिए, क्या क्या गड़बड़ियां आपने की? इसकी बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता है। सीबीआई जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई जांच के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की जाएगी। मैंने माननीय सांसद हरिद्वार माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से भी इस विषय पर चर्चा की। माननीय मंत्री जी आज हमारे बीच नहीं रहे, उनसे भी इस विषय पर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में मैं इस बात को लाया हूं। हमें लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो लोग पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ भूमाफिया लगे हैं। सारे लोग मिलके हमें रोकना चाहते हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। खरीद फरोख्त भी चल रही होगी, अधिकारियों से सेटिंग गेटिंग भी चल रही होगी, लेकिन हम डगेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। हम लड़ेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इन माफियाओं के सामने किसी कीमत पर न झुकेंगे, न डगेंगे, न डरेंगे, अड़ के खड़े होंगे और जनता की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेंगे। शादाब जी, जैसे आपने कहा कि भाजपा बहुत कम समय के लिए वक्फ बोर्ड में रहा है, आप पहले हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्या शादाब शम्स बीजेपी से हैं, इस वजह से आपको दिक्कतें आ रही है वक्फ बोर्ड में काम करने में? मैं ये कह सकता हूँ इस वजह से भी दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन असली वजह है भ्रष्टाचार। जो चोर बैठे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक साथ मिले हुए हैं और लड़ाई, क्योंकि हमने कई फ्रंट खोल दिए हैं और जितने चोर हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं। जो सेटिंग गेटिंग वाले हैं, जो बिकाऊ माल है वो खरीद लेते हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें सिखलाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। मत बेचिए अपनी आन बान शान को, मत बेचिए अपनी अजमतों को, मत बेचिए अपनी नाक को। अगर आप आज बिकाऊ हो गए, अगर आज आप बिक गए, तो कल को शायद कोई सर उठा के खड़ा नहीं हो पाए। शादाब जी, एक सवाल मेरा ये है, अगर शादाब शम्स कांग्रेसी होते तो स्वीकार्य था, वक्फ बोर्ड में सब बात सुनने को भी तैयार थे। वो बीजेपी से हैं तो लोग उनको क्यों आपको समर्थन नहीं मिल पा रहा है, या ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है शादाब शम्स के लिए कि ये भाजपा के हैं इसलिए ये तो हमारे एंटी ही जाएंगे? ये कुछ गलत फहमियाँ ज़रूर कुछ लोगों के दिमाग में हैं, कुछ षड्यंत्रकारी होते हैं, वो इस तरह का माहौल क्रिएट करके रखते हैं। भाजपा है, ये तो दुश्मन है, ये तो जो कुछ करेंगे आपके खिलाफ करेंगे, और अपनी इस आड़ में अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। आज वो एक्सपोज हो रहे हैं। सईदुज्जमा कांग्रेस के सांसद
अकबर अहमद डंपी, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, ये कौन लोग हैं जो जमीनों पे कब्जे करके बैठे? अब इन पे नोटिस जा रहे हैं, अब कांग्रेसियों की आवाज नहीं निकल रही। हम ये कह रहे हैं कि ईमानदारी के साथ ये छोटी लड़ाई नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार, मेरा संगठन अड़ के पीछे खड़ा ना हुआ तो शादाब शम्स बहुत दिन तक वक्फ बोर्ड में टिकने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है। या तो सही होगा, नहीं तो मैं वक्फ बोर्ड से इस्तीफा देके बाहर बैठ जाऊंगा। आप वक्फ बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल, अगर मैं सही नहीं कर पाया, मैं वक्फ बोर्ड में नहीं रहूंगा। मेरा मत है, अगर आपको कुछ चीज सही करने की जिम्मेदारी दी गई, आप सही नहीं करने में सक्षम नहीं है, तो आपको इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। कम से कम इन आरोपों से मैं बचा रहूंगा कि मैं इस पाप के भागीदार नहीं बनूंगा। आप पर कोई दबाव तो नहीं है इस्तीफा देने का? नहीं, दबाव तो बिल्कुल नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री मेरे साथ हैं, मेरे मंत्री मेरे साथ थे, मेरा संगठन मेरे साथ है। लेकिन अगर वो जो ढांचा जो काम कर रहा है उसका, वो ढांचा अगर कमजोर होगा और वो ताकत नहीं मिल पाई जिस ताकत से हमें इस सिस्टम को सही करना है, तो फिर मैं मजबूर होके, क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है। एक आदमी का नेचर होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, मैं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का आदमी नहीं हूं। ये अगर सही है तो सही है, और मैंने आते ही ये स्लोगन दिया हम लोगों ने कि सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम गलत के साथ खड़े हो गए तो फिर औरों में और हम में क्या फर्क रह गया? फिर इससे बढ़िया तो लाइन है कि हमें छोड़ के किनारे बैठ जाना चाहिए कि हम सक्षम नहीं हैं। अगर हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं, तो हम करके दिखाएंगे। अगर मुझे जरा भी लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं इस्तीफा देके घर बैठने ज्यादा बेहतर महसूस करूंगा, बशर्ते कि इस पे बने रहना। कब तक वो जो सर्वे आप करवा रहे हैं वक्फ बोर्ड का, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? यूपी की परिसंपत्तियों वाला मसला भी है, कब तक सामने आ जाएगा? आखिर है कितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास? देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति, मैंने कहा कि बहुत संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास थी, लेकिन रिकॉर्ड गायब है। अधिकारियों से पूछा जाता है तो वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के पास वो बहाने बताते हैं, रिकॉर्ड बताने के लिए तैयार नहीं। मैं अभी लखनऊ गया था, तो वहाँ ज़फ़र फारूकी हैं जो पिछले 20-25 सालों से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप यूपी से जब हम अलग हुए, कुछ रिकॉर्ड आपके पास होगा, हमें कुछ उपलब्ध करा दीजिए कि हम अपने रिकॉर्ड से उसका मिलान कराया जा सके, पता चल सके कि जो रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं वो कहाँ गायब है। तो उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है और कुछ रिकॉर्ड देने की बात की है। फिर मैं CWC सेंट्रल वक्फ काउंसिल गया था दिल्ली, जहाँ से हम, जिस एक्ट के अधीन हम वर्क करते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, तो वहाँ से भी उन्होंने मुझसे कहा है, शहजाद ज़ेब खान जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, और आदरणीय माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, वहाँ से भी ये कहा गया है कि जो हमसे संभव मदद होगी हम उपलब्ध कराएंगे। तो इस सब कुछ इकट्ठा करने की आवश्यकता है। फिर एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। और मुझे लगता है कि मुझे बार बार कई बार अंदर से एहसास होता है कि मैं कहीं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। अगर मैं कमज़ोर पड़ा तो मैं इस्तीफ़ा दे के बाहर बैठ जाऊंगा। और मैंने फिर इस बात को कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मेरे मुख्यमंत्री ने बहुत ताकत के साथ मुझे कहा है कि आपको लड़ना है, एक फाइटर की तरह लड़ना है। लेकिन कई बार अगर आपको वो ताकत, वो सपोर्ट पूरी तरह से ना मिल पाए, तो फिर आपको लगता है कि आप जिस विजन के साथ चल रहे हैं, अब उसके साथ आप ना इंसाफ़ी करें। जैसे हमने कहा कि हम मदरसों को में बदलाव लाएंगे, हम मॉडर्न मदरसा बनाएंगे, जहां हम इंग्लिश मीडियम की बुक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो 8 बजे से 2 बजे तक वो स्कूल की तरह चलेगा। तो ये हमारा सोच है। लेकिन इस सोच को अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे, सिर्फ बयान देने से शादाब शम्स के काम नहीं चलेगा। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए तो समाज के लोग, पार्टी के लोग, अपने लोग ये पूछेंगे आपने बोला था फिर किया क्यों नहीं। लेकिन अंदर क्या चल रहा है, दिक्कतें कितनी है, वो शायद लोग नहीं समझ पाएंगे। और अगर हम कहने के बाद नहीं करा पा रहे, इसका मतलब फेलियर हमारा है ना। अगर मेरा फेलियर होगा तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँगा, तो मुझे रिजाइन दे के बाहर बैठ जाना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की जिस पे अवैध कब्जे हैं। बाहरी लोगों ने आके बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से अपनी कब्रिस्तानों की जमीनों पे कब्जे करके बैठ गए। कुछ लोगों ने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उन लोगों को बिठा दिया। कागज पूछो तो कागज नहीं है। भाई, आप लोगों को मरने के बाद जमीन चाहिए तो मिलेगी, लेकिन जीते जी वक्फ की जमीनों पे इस तरह से कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे। बहुत जल्द अगर ईश्वर ने साथ दिया, सिस्टम ने साथ दिया, तो इन संपत्तियों पर, इन अवैध कब्जों पर आपको धाकड़ धामी का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई देगा। शादाब जी, एक आखिरी सवाल मेरा है, थोड़ा सा हटके है। इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी चर्चा हो रही है, जो मज़ारे हैं उनको लेकर बातचीत हो रही है। आप ही के पार्टी के लोग हैं, वो तो शब्द भी गढ़ दिए गए हैं। कोई कह रहा है कि ये मज़ार जिहाद है, कोई कह रहा है लैंड जिहाद है। असल स्थिति क्या है? बतौर भाजपा में मुस्लिम चेहरा होने के बाद जो दोधारी तलवार है आपके लिए,
उस पर चलना मुश्किल है? क्या स्थिति बन रही है? क्या समझाएंगे आप समुदाय विशेष को, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों? हमेशा चैलेंजेस को फेस करना, ये राजनीति में लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। भागना नहीं चाहिए जिम्मेदारी से, और मैं भागने वाले लोगों में से हूँ भी नहीं। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जब ये विषय आया कि जो मज़ारों में अवैध मज़ारें चल रही हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाने की बात की गई, मेरे मुख्यमंत्री ने भी जो बात कही, मैंने उस बात का समर्थन किया। मेरे मुख्यमंत्री ने अवैध मज़ारों की बात की है, वैध मज़ारों की बात नहीं की। अवैध जो टेम्पररी अपने खाने कमाने के लिए लोगों ने चार दीवारें खड़ी की, उसके ऊपर चादर डाली और उसे रातों रात मज़ार बना दिया। दुकान खोल दी और उसके अंदर वहाँ बैठ गए तावीज़ टोटके करने के लिए, लोगों को गुमराह करने। वो आस्था के साथ भी खिलवाड़ है, और इस तरह की जो सोच है, इसे किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं छल है आस्था के साथ, ये छल है लोगों की मान्यताओं के साथ। हम ये कह रहे हैं एक ही नाम का एक व्यक्ति होगा, 10 जगह कैसे हो जाएगा? जो जायज़ है उन्हें कोई छेड़ नहीं रहा है, उसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास है। एक एक मज़ार जो है उसका सारा केयर टेकर वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड की लाइन अप पे है, कहीं कोई गड़बड़ किसी के साथ नहीं की जा रही। लेकिन जो अवैध बनी उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तभी मैंने कहा, हमारे तो मुख्यमंत्री ने कभी ये लाइन अप रहा है कि सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा ट्रैक यही है। हम आस्थावान लोग हैं, हम मानते हैं। लगातार हमने देखा, अभी साबिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी के साथ मैं स्वयं चादर लेके गया हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। और हमारे तमाम नेता आस्थावान लोग हैं। हम सब आस्थावान लोग हैं और हम सब मानते हैं। हमने तो अभी जब जोशीमठ में जो आपदा आई, जब श्रिंक करने लगा जोशीमठ, तब मैं चादर लेके जोशीमठ का वहाँ पहुँचा। रो रो के हमने दुआ मांगी है, ऊपर वाले जोशीमठ को बचा ले। तो हम जब साइंस से मायूस हो जाते हैं तो हम दरगाहों पे, मठों पे हम जाते हैं, हम समाधियों पे जाते हैं और अपने संतों से, अपने सूफियों से दुआ करते हैं कि आप ऊपर वाले के नेक बंदे थे तो हमारे लिए भी दुआ फरमा दीजिए कि अच्छा हो जाए ऊपर वाले से। तो हम सब लोग मानने वाले लोग हैं, और मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा। जो सही होगा उसे कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन जो गलत होगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा मत है। इसलिए सही को डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो गलत हैं उनके लिए पहले ही हम अनुरोध कर चुके हैं कि छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपकी जो जगह है सलाखों के पीछे, वहाँ हम आपको भेज के रहेंगे। बिल्कुल, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे शादाब शम्स। राह बहुत मुश्किल है। आज जय भारत टीवी पर उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि अगर मैं काम नहीं कर पाया जिस काम के लिए वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि जो ढांचा काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। पीरान कलियर को ही नहीं छोड़ा तो बाकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन की स्थिति क्या होगी, ये आप समझ सकते हैं। कई लाख करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, लेकिन उसके रिकॉर्ड कहाँ हैं? कोई रिकॉर्ड छुपा देता है, कोई देना नहीं चाहता। मुश्किल लड़ाई है, लेकिन बहरहाल ये उत्तराखंड के लिए बेहतर होगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन वापस आए। पता चले कि वक्फ बोर्ड की कहाँ कितनी संपत्ति है। वो सामान्य गरीब आम लोगों के काम आएगी वो संपत्ति, उन्हीं लोगों के लिए वो संपत्ति है। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। अब देखना ये है कि पहले तो पीरान कलियर की उस ज़मीन को छुड़ाना है, उसके लिए कोर्ट में दोबारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की लड़ाई इस समय अब शादाब शम्स लड़ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी बात ये कही, उत्तराखंड में जो मज़ारों के नाम पर मज़ार जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब शब्द चल रहे हैं, उसके बीच में जो गलत है उसे नहीं छोड़ा जाएगा और जो सही है उसे छेड़ा नहीं जाएगा। ये कहना है शादाब शम्स का। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।